वेलकम बैक नाजरीन। हम सूरजमुखी पे बात कर रहे हैं। माहिरीन हमें बता रहे हैं कि इसकी काश्त के हवाले से हमने क्या क्या तदाबीर करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिक्र हो रहा था बीज का, हम ज़रा मरहलावार चलते हैं। इस वक्त जो है ना बीज ज़रा इंपॉर्टेंट है ना जी, बीज की हसूल जो है वो अहम है। तो ये जो बीज महंगा मिल रहा है, इसके हवाले से कोई महकमा ज़राअत का कंट्रोल है या ये ओपन मार्केट पर छोड़ा हुआ है? पॉलिसी क्या है इसमें? ये है कि जी चूँकि हर साल ना एक ट्रेंड सेट होता है और फार्मर देखता है कि क्या उसका पिछले साल रुझान रहा और इस साल उसका क्या है। शुरू में रेट ठीक होता है, ऐसी बात नहीं। फिर कंपनीज एक लिमिटेड सप्लाई है, उसकी वजह मैं बता दूं कि तकरीबन पंजाब में 70,000 एकड़ पे काश्त होता है। अगर हम साउथ पंजाब की बात करें, मुल्तान डिवीज़न की बात करें, तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 11,000 एकड़ पे सूरजमुखी की काश्त होती है। ठीक है। जब इस तरह की सिचुएशन है कि ये बाकी क्रॉप्स के मुकाबले में इतनी बड़ी क्रॉप नहीं है, तो कंपनीज भी उसी हिसाब से सीड जो है ना वो मार्केट करती हैं। ठीक है। आमतौर पे होता ही है कि कुछ जो मार्केट के होते हैं, जो डीलर साहबान, वो एक्स्ट्रा परचेज़ करते हैं, एक साइड पे सप्लाई चली जाती है, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक रेट हाई होता है। अदरवाइज़ कंपनीज़ ने कम्पीट करके रेट देना होता है, और अगर ये रेट किसी का बहुत एक्स्ट्रा और नहीं ज़्यादा हो जाए तो आमतौर पे फार्मर फिर उसकी बजाय जो उसके हवाले से जो है क्रॉप की तरफ या कंपनी की तरफ चले जाएगा। इस हवाले से ये इस वक्त गन्ने की फसल ताख़ीर का शिकार हुई है जी, और लोग बेचैनी का शिकार भी हुए गन्ने की वजह से ना। इसके असरात भी सूरजमुखी की फसल पे पड़ेंगे, ज़ाहिर है उधर इसकी काश्त में ताख़ीर नहीं। हमारे पास पूरा जनवरी का महीना है और अभी 16 दिसंबर कब तक काश्त कर सकता है? ये जनवरी का पूरा महीना है साउथ पंजाब में जनवरी का पूरा महीना काश्त की जा सकती है। ठीक है, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। जी जी, 15 जनवरी के बाद भी काश्त हो सकती है। आप 30 जनवरी तक 31 तक 30 जनवरी तक 31 तक करते हैं। फिर हमारा जो वस्ती पंजाब है उसमें ये 15 फरवरी तक डेट चली जाती है। ठीक है। तो चूँकि कोरे की वजह है उसको थोड़ा सा लेट करते हैं। पंजाब में वो अर्ली करा देते हैं, जैसे अभी बात हुई है कि हम अर्ली करना चाह रहे हैं, तो 15 दिसंबर से लेके 31 जनवरी इसका मुनासिब तरीन टाइम है। और अगर इससे ज़्यादा अच्छा करना हो तो आपको जो पहले आखिरी दिसंबर का हफ्ता और जनवरी का पहला हफ्ता, चूँकि एक एवरेज है, तो वो बेहतर टाइम है। उससे हमें वो जो बाद वाली जो गर्मी मिलनी है उससे भी बचत हो जाएगी, और अगर लेट हो जाएगी तो उससे फिर पैदावार कम हो सकती है। ठीक है। चलिए साहब, आपने कुछ ज़मीन की तैयारी कर ली है काश्त के लिए? क्या की है ज़मीन की तैयारी में? हम असल में आपसे जानना चाहते हैं, फिर डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे। आपने ज़मीन कैसे तैयार की है? इब्तिदा में हल क्या चलाया है? ज़मीन की तैयारी चलाई है पहले, डिस्क चलाई है। ठीक है। डिस्का चलान तो बाद तो फिर रूटावेटर फेरिया। ठीक है। रूटावेटर फेरन तो बाद फिर लेज़र लेवल किया। ठीक है। लेज़र लेवल करके ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਲ ਚਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ठीक है। 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖੀ ਉਹਦੀ। ठीक है। 1.5 फुट की चौड़ाई। 1.5 फुट। अच्छा, हुण मतलब काम पूरा तैयार है? हाँ जी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जो इन्होंने बताया है, रिकमेंडेशन क्या है अगर हमने काश्त करनी है सूरजमुखी, तो ज़मीन की तैयारी के हवाले से क्या रिकमेंडेशन? इसमें पहली तो बात यह है कि ज़मीन, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि ये एग्जॉस्टिव क्रॉप है और इसने हम रिकमेंड करते हैं कि रेतली रकबा किस तरह से एग्जॉस्टिव, यानी इसने ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी मिनरल्स और खुराक जो है ना वो लेनी है, यूज़ करनी जिससे हाँ अच्छी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तेल बनना है जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपने 30 मन से ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है पर एकड़, तो फिर आपको अच्छी जो नकास वाली ज़मीन है, पानी का नकास हो सके, कलराठेपन वाली ज़मीन ना हो, रेतली ज़मीन ना हो। तो जो मैरा और भारी मैरा है वो इसके लिए रिकमेंडेड है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जब भी रकबा जिस फसल से खाली हो रहा है, खाली पड़ा है, तो आपको डिस्क, हैरो, चीज़ल ये चलाना पड़ता है, क्योंकि इसकी जड़ ने गहरा जाना है। तो आपको भुरभुरा ज़मीन को नीचे से करना, 1.5-2 फुट नीचे करना, वो ज़रूरी है। पहली बात है। अब ये हमारा है प्राइमरी इम्प्लीमेंट जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो एक हल है, 2 हल हैं, बाकी जो तैयारी है ज़मीन की, डिस्क, हैरो चला रहे हैं आप, बाद उसके ऊपर रूटावेटर चला रहे हैं, तो वो उसकी सेकेंडरी जो एंड वाली तैयारी है, जो सिंपल हल चल रहे हैं, वो बाद की तैयारी में आ जाते हैं। और एंड पे जो है ना आप वो जो निकालते हैं उसकी फिर काश्त के तरीक़ेकार है। एक आप तरीक़ेकार ये है कि आप बेड बना लें या रिजेस बना लें, खेलियाँ बना के आप उसके ऊपर काश्त कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि प्लांटर भी हैं इस वक्त। ठीक है। जो इन्होंने 1.5 फुट पे की है, लोग 2 से 2.5 फुट, मतलब डिपार्टमेंट का जो रिकमेंडेड है। जो कपास का है वो सेम है 2.5 फुट के ऊपर, इसका प्लांटर है। ठीक है। तीसरा जो तरीक़ाकार है वो आप ड्रिल कर दें। ठीक है। अब इन तीनों के अपनी अपनी अफादियत है। ठीक है। जिस काश्तकार के पास इसमें से जो चीज़ दस्तियाब है वो उसको यूज़ करनी चाहिए। प्लांटर वाला इसलिए मतलब इसमें ज़्यादा फोकस नहीं है, जो दस्तियाब बिल्कुल है। अच्छा, इसमें फोकस ये है
कि जो प्लांटर है ठीक है, उसने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन मेंटेन करना करना बहुत ये ज़रूरी ठीक चीज़ है, है। ठीक है, उसके लिए रकबे का अच्छा तैयार मैकेनिकली वो मेंटेन हो जाएगा, मैकेनिकली मेंटेन होगा प्लांटर। रिजर के अंदर आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। वो एक्सपर्टी है उस ट्रैक्टर ड्राइवर की या उस ऑपरेटर की जो चला रहे हैं। तो इसलिए ये एक फ़र्क है। फिर उसकी गहराई है 1.5 से 2 इंच मेंटेन करना, प्लांटर मेंटेन कर लेता है। और प्लांटर से हमें जो उगाव है वो बेहतर मिलता है ड्रिल के मुकाबले में। ठीक है, आपकी रिकमेंडेशन पौधे ये तीनों का मौजूद है। वक्फा पौधे का वक्फा 9 इंच 9 इंच हो, 9 इंच हम वो रखते प्लांटर से बेहतर मैनेज हो हैं। जी जाएगा। बेहतर मैनेज हो जाता है। ठीक है कि आप प्लांटर दस्तियाब वहाँ वैसे काश्तकारों के पास दस्तियाब होता है, प्लांटर आसानी से मिल जाता है? ये चोपे से मतलब मैनुअली आप चोपे से करेंगे ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा खादों के हवाले से बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, अब ज़मीन की तैयारी में ही खाद का मरला है। पहले मैं चौधरी साहब से पूछ लूँ, खाद मिल रही है? जी कम मिल रही है। डीएपी का मसला? डीएपी मिल रही है, ਉਹਦਾ कोई मसला नहीं है। यूरिया का मसला है? यूरिया का मसला है। अच्छा, डीएपी का रेट क्या है अब? 9600 रुपया है, ये तो काफी 8800 रुपया सपोर्ट है। मिल गई ना जी, काफ़ी कमी हो हाँ गई। जी, हाँ जी। जो सूरत हाल ख़राब थी उससे तो बेहतर हो गया। मुख्तलिफ रेट ने जो डेट ज़्यादा वाली पहले वाली पई है 2021 वाली है, ਉਹਦਾ रेट कम है। ਜਿਹੜੀ 2022 वाली अक्तूबर 2022 वाली ਉਹਦਾ रेट ज़्यादा है। ठीक है, और यूरिया की क्या सूरत हाल है? यूरिया बहुत मुश्किल नाल 2800 2850 2700 इतने मिल रहा। अच्छा, आप डालेंगे कितनी डीएपी, कितनी डालेंगे यूरिया, कितनी डालेंगे? डीएपी एक बोरी किले ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ठीक है, ਤੇ ਕਿੱਲਾ बोरी यूरिया ਪਾਵਾਂਗੇ। किला यूरिया पाओगे। डीएपी का बंदोबस्त हो गया तो यूरिया का कर दे फिर दो, हाँ जी, इवें ना? यूरिया तो बाद यूज़ होएगा ना। हाँ, लेकिन मतलब कोशिश तो शुरू कर देंगे ना काश्तकार, पैसे वैसे भी इकट्ठे करना शुरू कर हाँ जी, देंगे। हाँ जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अजीब सी सूरत हाल होती है। हालांकि हम यूरिया के बारे में हमें ये कहा जा रहा था कि जी कोई पुरानी कैफियत नहीं होगी और यूरिया वाफिर दस्तियाब होगा, लेकिन जब जिस खाद की बारी आती है फिर उसके हवाले से यही सूरत हाल, जैसे अभी डीएपी की हुई सूरत हाल, अब यूरिया की ज़रूरत है गंदम में भी और सूरजमुखी में भी, और ये सूरत हाल पैदा हो रही है। क्या वजह क्या है? मैं डॉक्टर साहब एक क्लियर कर दूं, पिछले 1 साल से डीएपी के साथ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। डीएपी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, यहाँ पे ना होने के बराबर बहुत कम जो है वो सिर्फ एफएफसी का एक प्लांट है जो कराची में करते हैं, अदरवाइज सारी बाहर से हम मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो बाहर का रेट होता है गवर्नमेंट हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन, वो उनके साथ एक रेट तय करते हैं। इस वक्त आज हमारे साउथ पंजाब में जो मेन रेट है वो 10,400 रुपये के करीब है डीएपी का। हमारे 4 मेन जो प्रोड्यूसर हैं, सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं फर्टिलाइज़र के, उसमें एफएफसी हो गया, एंग्रो हो गया, फातिमा हो गया, या एग्रीटेक के जो तारा के नाम से करते हैं, जाफर ब्रदर का भी शेयर है, ये कभी कभी कर लेते हैं, इम्पोर्ट इनकी आ जाती है। तो डीएपी का जो रेट है वो 10,400 है। मिल तो उससे सस्ती रही, मैं बता रहा हूँ। अब ये बात बड़ी ज़रूरी है। चौधरी साहब ने जैसे कहा कि मैंने 9600, और फिर वो साल पे डिपेंड करता है, 21 की है या 22 की। 21 वाला स्टॉक तकरीबन ख़त्म हो गया, इस वक्त 22 वाला स्टॉक है, वो मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद है। वो अपने रेट से नीचे है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो फार्मर की बाइंग कैपेसिटी है या इस्तेमाल करना, वो इस रेट के मुताबिक नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशल इस साल अरेंजमेंट्स की कुछ कि वो सप्लाई इंश्योर की, जिससे अगर ये सनफ्लावर काश्त कर रहे हैं तो ये 10,400 नहीं कर रहे, ये 9,000 के करीब इन्होंने डीएपी यूज़ करनी है। ये डीएपी की बात कर रहा हूँ। क्रॉप अभी ये सेम सिचुएशन हुई कॉटन के साथ, सेम सिचुएशन वीट के साथ, और इस वक्त सेम सिचुएशन सनफ्लावर के साथ है। ये मैंने फास्फोरस जो खाद है, जिसमें मेजर जो खाद है वो डीएपी है, लेकिन डीएपी के अलावा भी फास्फोरस के ब्रांड हैं, जैसे नेट्रोफास हो गया, जोरावर हो गया, एसएसपी हो गया और टीएसपी हो गया। मतलब 4-5 ब्रांड हैं जो मार्केट में दस्तियाब हैं। सारे जो ब्रांड्स हैं इनके रेट अपने कंट्रोल रेट या नोटिफाइड रेट से नीचे हैं। ये पहली बात होगी। उसकी वजह क्या है? एक तो इसका इस्तेमाल पिछले सालों से में कम हुआ है फास्फोरस का। डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन बड़ी क्लियर है, फास्फोरस के इस्तेमाल के बगैर हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। ठीक है, इसको कम ना करें आप। इसको नहीं करना। उसकी वजह क्या है? उसकी मैं बड़ी सिंपल से वे में बताता हूँ कि पौधे को मजबूत करना है जड़ और तने से, तो ये सिर्फ एक सूरत में हो सकता है जब आप फास्फोरस यूज़ करेंगे। और ये काम अगर आप फास्फोरस का इस्तेमाल कम करेंगे तो ना सिर्फ आपको खुद नुकसान होगा बल्कि मुल्की पैदावार को भी। जी बिल्कुल ऐसे, आप बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। तो ये फास्फोरस की बात हो गई। अब यहाँ तक है यूरिया का ताल्लुक। यूरिया का जो प्रॉब्लम इस वक्त आया है, एक तो हमारे पास लोकल प्रोडक्शन है। ठीक है,
इस साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल अरेंजमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो एस्टिमेट्स दिए कि जी हमें इतनी चाहिए, इस वक्त मुख्तलिफ अजला में गैर मुल्की यूरिया प्रोवाइड की। गैर मुल्की जो यूरिया है, इंपोर्टेड यूरिया, ये मोटे दाने वाला है। अच्छा, पहले सालों में बारीक दाने वाला है। ठीक है, जो अपनी प्रोडक्शन है जी, इस वक्त जो मार्केट में मौजूद है वो मोटे दाने वो मोटे दाने वाला है। ठीक है, जो रेट है वो 2400 रुपये रेट है। ठीक है, लेकिन इंपोर्टेड यूरिया का जो रेट है इससे 150, 200, ज़्यादा है, 100 रुपया कम है, कम है। अच्छा, बिल्कुल कम है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि 2150 राउंड अबाउट ये बुकिंग हुई है। ठीक उसके बाद कैरेज चार्जेस और 50 रुपये गवर्नमेंट ने सिर्फ कहा है कि आप इसको अलाउ करें। तो फार्मर जो डीलर है उसको बहुत मिनिमम मिल रहा है। तो वो हमें तकरीबन 2300 के इर्द गिर्द रेट मुख्तलिफ अजला में कैरेज और प्लस वो जो वो डाल के उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, कहीं 30 रुपये, कहीं 40 रुपये। 2800 का क्यों मिल रहा है? जो ये 2800 वाली बात है, मैं आपको यही थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। एक है मेन डीलर जहाँ पे इस वक्त सप्लाई मौजूद है, फिर है छोटे डीलर जो उनसे लेते हैं। हमारे पास डीलर्स का 3 तरह का नेटवर्क है। मेन डीलर है, उससे नीचे डीलर है और उससे नीचे सब डीलर है। ठीक है, तो इन पे रेट्स मुख्तलिफ हैं। जो मेन डीलर है वो सप्लाई दे देता है, फिर जब ये पेरिफरीज में जाता है तो लोगों ने जो फार्मर लेना चाहते हैं, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड आ रही है जो इस वक्त लोकल प्रोडक्शन है, तो गवर्नमेंट ने उस गैप को ख़त्म करने के लिए इंपोर्टेड यूरिया बाहर से भी मंगवाया है, ताकि मार्केट के ऊपर प्रेशर ये ना डेवलप हो कि जी यूरिया शॉर्टेज है कुछ, अब उसके ये बावजूद डिमांड- प्रेशर डेवलप हो जी गया। बिल्कुल। अब इसमें है डिमांड एंड सप्लाई। हमारे पिछले 1 साल के अंदर लोगों के अंदर जो हमारे जो क्रॉप एरिया इंटेंसिफिकेशन है, क्रॉप की जो शिद्दत, उसमें इजाफा हुआ है। जहाँ पहले 2 फसलात थी अब लोग 3 कर रहे हैं ओवर ए ईयर। तो क्रॉपिंग स्कीम ज़रूरत पड़ी है, ज़रूरत पड़ी है और उससे प्रोडक्शन भी है, यानी हरासमेंट नहीं है। हरासमेंट नहीं है। अच्छा। अब मौजूद है क्योंकि प्रेशर डेवलप हुआ है, फिर इसका रेट ज़्यादा है यूरिया का बाहर का, तो एक यहाँ लोकल कंपटीशन है। अगली बात यह है कि आपको मैंने पहले बताया है कि डीएपी अपने रेट से 1000-1500 रुपया नीचे बिक रहा है। तो जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो यूरिया पे हो रहा है, क्योंकि डीलर्स को डीएपी की सूरत में, फास्फोरस खाद की सूरत में लॉस आ रहा है। वो तो उधर से एक पूरा कर रहे तरफ से हैं। कोशिश कर रहा है। अब एक बात बड़ी ज़रूरी है, मैं जो आपके इस प्रोग्राम से अपने काश्तकार भाइयों को बताना चाहूँ, यूरिया इस वक्त मार्केट में 5 मुख्तलिफ ब्रांड में दस्तयाब है। ठीक है, बारीक दाने वाला यूरिया, मोटे दाने वाला यूरिया, नीम कोटेड यूरिया है, जिंक कोटेड यूरिया जो 3200 रुपये का है। तो यूरिया की जो रेंज है वो 2250 से लेकर 3250 के दरमियान है। ठीक है, फार्मर को देखना चाहिए अगर एक छोटे यूरिया पे प्रेशर डेवलप हो रहा है तो वो दूसरा ले ले। अच्छा, यानी उसको इस बात पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो और मैंने अगर- वही लेना है, वही, बिल्कुल जो यूरिया दस्तयाब हो वो हाँ, ले। लेकिन इस दात के मुताबिक। ठीक है, यानी उसकी कई फार्मर ये हैं कि वो प्रेफर नहीं करते, तो फिर हम बिल्कुल उनको ये नहीं कहते। चॉइस उनकी हो, लेकिन हम उनको ऑप्शन बताना पसंद करेंगे कि उनको पता हो कि कौन कौन सा। और इसके अलावा 5वां जो है वो गैर मुल्की यूरिया, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस ये पर मजीद 5 बात जी, करते हैं। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम सूरजमुखी पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ काश्तकार और माहिर एक्सपर्ट मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि इसकी काश्त के हवाले से हमने क्या तदाबीर अख्तियार करनी है। अच्छा चौधरी साहब, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जी यूरिया कई अक़साम का मौजूद है, तो आप महंगा क्यों ख़रीदते हैं? जी, तो ये बात ऐसे है कि सस्ता यूरिया भी है और महंगा ऐसे यूरिया है। तो फिर आप महंगा यूरिया क्यों खरीदते हैं? सर सस्ता ले ले। चीज़ ये है ना, पसंद करते ना बंदे बई ए मोटे दाने वाला नहीं अच्छा हैगा, ए बरीक दाने वाला हैगा, ए पाना। तो फ़र्क है जी मोटे दाने में और बारीक दाने में? साइज़ का फ़र्क है और बस और कंपनी का रेट का फ़र्क है। दूसरा ये है कि कई लोग प्रेफर करते हैं बारीक दाना, कई लोग करते हैं मोटे दाने वाला। तो प्रेफरेंस उसमें क्या मतलब, उसकी न्यूट्रिशन देखनी है ना, वो तो फार्मर के नहीं, उसका फिर 150 रुपया रेट कम है ना, वो 2250 में है, वो 2400 में है, ये 2398 रुपये रेट है। अच्छा मिल रहा है यूरिया अब? जी, इतराज़ मिल ये आ रहा रही है है। कि जी नहीं नहीं, मिल रहा, नहीं, मिल रहा है। दस्तयाब नहीं है जी, और मिल रहा शॉर्टेज है। मिल थोड़ी शॉर्टेज नहीं है? नहीं क्यों नहीं शॉर्टेज? तो ऐसा नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसमें आपने वो जो सवाल पहले किया था, मैं फर्टिलाइज़र के हवाले से जो कि फिर हम आगे चलेंगे इसमें, कि जो हमारी ये सनफ्लावर है इसके अंदर कम अज़ कम नीचे 1.5 बोरी, जो हम 2 तरह के रकबे हैं, एक वो है जो कमज़ोर है, एक दूसरा जो है हमारे जो तरखेज़ रकबे हैं। ठीक है, जो कमज़ोर रकबा है वहाँ कम अज़ कम 1.25 बोरी DAP, 1.5 बोरी से 2 बोरी डालनी है DAP की, अगर फास्फोरसी खाद में 1.5 से 2 बोरी लाजमी डालनी है। डालनी है, और इसके साथ 1 बोरी SOP की डालनी है।
अच्छा, वो भी पोटाश डाल बड़ा दें। ज़रूरी है। ठीक है। ऑयल सीड क्रॉप का जब भी जिक्र आएगा हमने अच्छा। पोटाश को ख़ास तौर पे ठीक है। मतलब ये हमारी जो सनफ्लावर है इसका या मेज़ है, ठीक है। इन दोनों में जब भी हमने करना है तो मकई या सूरजमुखी काश्त करनी है तो लाजमी जो है SOP, पोटाश डालनी है। हाँ, क्योंकि SOP उसका वो डालनी है। उसके साथ चूंकि ऑयल बेस्ड क्रॉप है ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट है। और पोटाश वैसे भी मेन जो फर्टिलाइजर है वो फास्फोरस और पोटाश है, ठीक है। जो माइक्रो न्यूट्रेंट के तौर पे मौजूद है, ज़्यादा मिकदार में चाहिए। ठीक है। तो एक तो ये है कि नीचे 1.5 से 2 बोरी हाँ। आपने DAP डालनी है हाँ। और 1 बोरी जो है वो पोटाश अगर इस्तेमाल करनी वो लोग नहीं करना चाहते, नाइट्रोफास करना चाहते हैं, है। ठीक है। कमज़ोर ज़मीन है, ठीक तो है। 2 बोरी नीचे DAP नाइट्रोफास डाल दें और पहले पानी पे 2 बोरी आप नाइट्रोफास डाल सकते हैं, फिर आगे एक पानी पे आप यूरिया डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपर जो है ना वो 2 बोरी यूरिया ज़रूरी है। अगर नीचे आपने यूज़ किया 1.5 बोरी या 2 बोरी DAP और 1 बोरी SOP का, तो आपको 2 बोरी 2 बोरी यूरिया डालनी है। लगाने पड़ेंगे। ठीक है। ये एक जनरल रिकमेंडेशन है जो हम सनफ्लावर में देते हैं। अगर आपने अच्छी फसल लेनी है जी, अच्छी, इसका इम्पैक्ट ये होगा, लोग असल में घबराते हैं कि भाई ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं, खादें महंगी हो गई हैं, लेकिन वो जितनी आप खाद डालेंगे वो आपको मुनाफे के साथ पूरा कर बिल्कुल देगी ऐसे, आपका। बिल्कुल ऐसे ही है ना ऐसे, जी, बिल्कुल प्रोडक्शन। अच्छा, वैसे इसकी हमारे यहाँ औसत पैदावार क्या है सूरजमुखी की? जो औसत पैदावार है वो तकरीबन 20 मन, 22 मन, 24 मन। आप कितनी लेते हैं चौधरी सर? हमारी तो 25 मन आई थी। 25 मन। अच्छा, वही औसत पे ही खड़े हुए हैं ना जी ये भी। जी, ये 25 मन बेहतर है 20 मन से 18 मन से, जो लोग कम उठाते अच्छी अच्छा, प्रोग्रेसिव फार्मर क्या ले रहे हैं? हैं वो 30 मन तक जा रहा है। 30 मन तक 30 मन, 32 मन। आइडियल क्या है? आइडियल क्या होना आइडियल चाहिए? ये 30 जो प्रोग्रेसिव 30 होनी ग्रोवर है चाहिए। वो हमारा आइडियल है। दुनिया में क्या पैदावार है? दुनिया इससे तो काफ़ी ज़्यादा है उनकी। ये बड़ा अजीब सा मामला है। हम जिस फसल को भी उठाते हैं, अच्छा वही दुनिया का बाकी फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खाद भी उसी तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बीज भी हाइब्रिड होता है, लेकिन दुनिया से पीछे खड़े होते हैं। जो यील्ड है ना, बहुत सारी यील्ड, अब जैसे हमारी शुगर केन है वो 700 मन है, तो हम दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं। वैसे कुछ ममालिक हैं जिनकी ज़्यादा है। बेसिकली किसी भी फसल की जो पैदावार है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर इंटरलिंक्ड होते हैं। उसकी इन्वायरमेंट है, उसका सीड है, जो ज़रूरी मदाखिल का इस्तेमाल है वो है। हमारे जो साइंसदान हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी पैदावार दें। और मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग ये बात बताऊं, चूँकि हम अगर वक्त के साथ एनालिसिस करें, जो 20 साल 30 साल पहले आप किसी भी क्रॉप को उठा लें, तो आपको एक वो जो ट्रेंड नज़र आएगा, पॉजिटिव नज़र आएगा कि यील्ड में लगातार इजाफा बेहतरी हो रही है। हाँ। बिल्कुल हो रहा है। लेकिन वो बड़ा स्लो प्रोसेस है, दुनिया उस स्पीड से ज़्यादा चल रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो ग्रोअर्स है ना, हाँ। वो 2-3 तरह के हैं। एक वो ग्रोअर है जो छोटा फार्मर है, जिसके पास मदाखिल का, सहूलतों का वो इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है जितनी जो मिडल फार्मर है या प्रोग्रेसिव ग्रोअर है। तो ये फ़र्क है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है या यील्ड है उसका लिंक्ड है मुख्तलिफ चीज़ों से। तो आप किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं कर सकते। और सबसे पहला लिंक तो है आपकी अपनी मेहनत और प्रेजेंस। जी बिल्कुल, आप खेत में कितना टाइम मौजूद हैं। अगर आप मौजूद हैं तो जाहिर है उसके असरात बेहतर होंगे। तो सब ये बताएं जी कि पानी कितना लगाते हैं, कितने पानी लगाते हैं आप सूरजमुखी को? पानी पहला दूसरा पानी लगाने हैं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਈਦਾ 2-3 ਪਾਣੀ। भर के लाते हो या बस? नहीं, चंगा पानी लाईदा जिवें लाईदा। अच्छा अच्छा, क्या है डॉक्टर साहब इसकी रिकमेंडेशन? बिल्कुल जी, इन्होंने चौधरी साहब ने ये बड़ी हमारे अच्छी बात यहाँ की तो है। ये है कि जी पानी जब है तो बस टिका के लगा दिया, नहीं है तो बिल्कुल फिर ऐसे, फसल जो है वो मैं जी ये बड़ा अहम सवाल है। और इस हवाले से मैं एक बात करूँगा कि पानी का ताल्लुक 3-4 चीज़ों से। पानी फसल को चाहिए, तो आपने ज़मीन को देखना है उसकी कैफियत क्या है और किस तरह का रकबा है। नंबर 2 हमने देखना है कि मौसम। तो ये 3 चीज़ें मिल के आपने फैसला करना है कि पानी आपने कब लगाना है और कितना लगाना है। सूरजमुखी में 5 पानी बड़े ज़रूरी हैं। पहला पानी 20 दिन बाद लगता है, ठीक है, जो आमतौर पर इसके साथ आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है। ठीक है, दूसरा पानी फिर 20 दिन बाद लगता है, ये बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो पानी है वो हमारा लगता है जो फूल आते हैं, ठीक है, ये स्टेज है। ठीक है। इस स्टेज पे उस वक्त हमने ज़रूरत पानी होता है, मिस नहीं पानी- करना। ये पानी क्रिटिकल ज़रूरत है। स्टेजेस हैं इसकी। ये ठीक है। जब फूल किसी फसल का हो, हमने पानी देना होता है ताकि उसका वो रिटेंशन रहे, वो कमज़ोर ना हो, वो गिरे ना, और उसमें बढ़ोतरी आए। चौथा जो पानी है जब उसमें दाना बनना शुरू होता है उसके हेड में, और आखिरी जो पानी है जब उस दाने की दूधिया हालत होती है। तो जो दूधिया हालत है वो उसके साइज़ में और वज़न बनाने में उसकी मदद करेगा। तो ये वो 5 पानी हैं जो हमने सूरजमुखी की फसल में लगाना ही लगाना है। ठीक है, और ये वो पानी है जिससे प्रोडक्शन पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। ठीक है। अगर पानी की ज़रूरत के हवाले से हम बात करें
कि इसका तयन फसल को देख के करना है या जो आपने टाइम फ्रेम बताया है उसको सामने रख के करना है, क्या सूटेबल क्या है? फसल को देख के, फसल को देख के। सिंपल आपने काश्तकार फसल जो है, देखना है ठीक है, और अपनी आप दस्तियाबी महसूस फिर कर रहे हैं कि उसको- ज़रूरत है इस हाँ, वक्त फसल उसको को, देना तो है। उसको देख बिल्कुल के ऐसे, लगाना है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जैसे अभी मैंने जो हिसाब से पूछा था कि जी भर के पानी लगाते हैं या पानी की जो क्वांटिटी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इवन मैंने घर में गमला भी रखा हुआ है तो मैंने उसे कितना पानी देना है, ये एक बड़ा अहम सवाल होता है और ये हर आदमी नहीं समझता कि मैं लोटा भर के पूरा डाल दूं, उसमें पैक कर दूं, उसको कम डालूं, नरम हो जाए बस इतना डालूं। तो ये फसल के हवाले से, खासतौर पे सूरजमुखी के हवाले से पानी का जो लगाव है वो कैसा होना चाहिए? जी बिल्कुल। अब देखें खेल पे या ड्रिल पे जो काश्त होती है, हमारा जो तरीक़ाकार है पानी लगाने का ये है फ्लड इरीगेशन। हम पानी लगाते हैं फ्लड इरीगेशन। दुनिया इससे ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन और अब तो जो है सेंसर आ गए हैं, उसके मुताबिक पानी की जब रिक्वायरमेंट शायद है, इसके भी असरात होंगे प्रोडक्शन पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये वो न्यू टेक्निक्स हैं जो दुनिया में आ रही हैं, ठीक है, और हम उनसे उनको अडाप्ट करने की प्रोग्रेसिव ग्रोअर कोशिश करेंगे। कोशिश कर रहे हैं, पहली बड़ी ज़रूरी बात है। तो इस हवाले से जो हम आमतौर पे रिकमेंड करते हैं भर के लगाना, या कम से कम 2 से 3 इंच पानी जो है वो आमतौर पे ज़रूरी होता है कि पानी लगना चाहिए फसल को, ताकि वो पानी जो है उसकी जड़ों तक जाए और फिर वो पौधे का हिस्सा बन के उसकी जो ग्रोथ है उसमें हेल्पफुल हो। ठीक है। अच्छा, ये मैं इसकी बर्दाश्त पर तो फिर बात करेंगे। मैं ये बात करना चाहता था इसकी बीमारियों पर, लेकिन एक सवाल शुरू में रह गया कि जब हम बीज को अप्लाई कर रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, काश्त कर रहे हैं, तो बीज को किसी प्रोसेस करने की भी ज़रूरत है या वो प्रोसेस ही बीज मिलता है उसको वैसे ही लगाना है? हाँ जी, अगर बीज पे ट्रीटमेंट फंजीसाइड की, फफूंदी कुछ की हुई है, ठीक है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आप उसको ट्रीट करें। ये लिखा होता है लेबल पर, लेबल जो पर लिखा कंपनी मार्केट सप्लाई कि कर ये रही है, बीज जो है ये फफूंदी कुछ दवाई से जो है वो सी ट्रीटमेंट हुई है, हुई वो है। होगा ऊपर, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। लेकिन अगर नहीं लिखा तो मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की फफूंदी कुछ ज़हरें मौजूद है, जैसे थायोफेनेट मिथाइल है, तो 2 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से हम लगवाते हैं, 2 से 3 ग्राम, तो वो सफिशेंट होता है सीड ट्रीटमेंट करने के लिए। इसका ये होता है कि जब सीड ट्रीटमेंट हो जाती है तो कुछ बीमारियां, वो जो पौधा है एक मखसूस टाइम के लिए उन बीमारियों से महफूज रहता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि पहले 50 से 60 दिन किसी भी फसल के वो बड़े नाजुक होते हैं और इसके अंदर बीमारियों से और कीड़े मकोड़ों से बचाना बड़ा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है, ठीक है, वो इन्हीं 60 दिनों में मुतय्यन की जाती है। जो यहाँ पे सेट फ्रेम हो जाता है वही टुवर्ड्स जो आगे अच्छी चलना प्रोडक्शन है, अगर वो शुरू में से ठीक है तो फिर वो आगे बिल्कुल ऐसे, अरसा निकाल बिल्कुल ऐसे। तो सब ये बताएं कि किस बीमारी से ज़्यादा खौफ आता है? सूरजमुखी की फसल काश्त की हुई है कि ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, करते क्या हैं फिर आप? स्प्रे ਦਾ एमएमएफ क्या इंटरलूफरान लश्करी के साथ साथ और क्या क्या हमला होता है? थ्रिप्स का भी हमला होता है? थ्रिप्स का वो पहले मरहले च आंदा है ना भी, वो थ्रिप्स ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ ਤੀਲੇ ਦਾ ठीक है, ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਸ਼ਕਰੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਲਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਅगर ਹਮਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ तो फिर ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ मुश्किल ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ना इसकी बर्दाश्त पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मरला जो है वो काश्त का है और फिर जो है इसकी देखभाल का है। तो मैं अब प्रोग्राम का वक्त भी महदूद है, मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रा हमें ये जो लश्करी है, थ्रिप्स है या और कोई बीमारी का हमला है, इसको ज़रा आप तरतीब से बता दें और इसका हल भी बता दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 2 तरह के इंसेक्ट आम तौर पे सूरजमुखी पे हमला करते हैं। एक शुरू में आते हैं जिसमें दीमक हो गई, टोका हो गया, और इसके बाद ये शुरू वाली स्टेज है, जब हमने काश्त किए तो शुरू में ये अटैक होता है। ठीक है, उसके बाद दरमियान में हमें मुख्तलिफ किस्म के रस चूसने वाले कीड़े मिलते हैं, ठीक है, जिसमें सफ़ेद मक्खी हो गई, जेसिड हो गया, सुस्तेला हो गया, ठीक है, और एंड में हमें जाके जब पत्ते बड़े हो जाते हैं और एक तकरीबन अप्रैल का महीना होता है, तो उस वक्त कई इंसेक्ट हाइबरनेशन से, वो जो सरमाई नींद से निकलते हैं, तो वो इस तरह की फसलात पे हमला करते हैं। और आमतौर पे जैसे चौधरी साहब ने नाम लिया लश्करी सुंडी का, ये पत्तों को सब ज़्यादा पसंद करती है। इसकी ये मरबूत तरीन, अच्छी तरीन यही ग़िज़ा है, मतलब ये इसने इसको करना है। इसके अलावा अमेरिकन सुंडी का भी होता है, तो वो सीड को डैमेज करती है। इस हवाले से जो स्प्रे है, 2-3 चीज़ें हैं।
अगर आपको शुरू में किसी चीज़ का अटैक है, जैसे दीमक हो गई या टोका हो गया, तो उसके लिए फेप्रोनिल हो गया, क्लोरपेरिफास मार्केट में दस्तियाब हैं, लोग उसी से ही उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिससेड, थ्रिप्स, इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रस कीड़ों के लिए मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट मार्केट में हैं। तो नाइटम पैरम हो गया, इमीडाक्लोप्रिड हो गया, ये आम तौर पे प्रोडक्ट हैं जो अवेलेबल हैं। और जैसे ये लश्करी का बता रहे हैं, अब ये बड़ा अहम टाइम है, अमेरिकन सुंडी का है, ये बड़ा अहम टाइम है जब सीड बन रहा है, उस वक्त स्प्रे करते हुए एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि बीज मौजूद है, ठीक है, और उसमें असर नहीं जाना चाहिए उस दवाई का जो हम स्प्रे कर रहे हैं। दुनिया के अंदर इस टॉक्सिसिटी पर जो पेस्टिसाइड की है वो काम होता है, और इन रेजिड्यूज को पसंद नहीं किया जाता। और हम भी अपनी सेहत को बचाने के लिए इस मौके पर स्प्रे करते हुए एहतियात करनी चाहिए। दूसरी बात बड़ी ज़रूरी ये है, हमारी पंजाब के अंदर 11 लेबॉर्ट्रीज़ है। इन लेबॉर्ट्रीज़ में एक कीड़ा है जिसका नाम है ट्राइकोग्रामा काइलोनस। ये तोफैली कीड़ा है जो अंडे के अंदर सुराख करके उसको ख़त्म कर देता है, जैसे अमेरिकन सुंडी है। अगर इसके कार्ड्स लगा दिए जाएं, 20 से 25 कार्ड पर एकड़, जब इसका फूल से बीज बनना शुरू होता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये फ्री सहूलत महकमा ज़राअत तौसीफ फार्मर को दे रहा है। हमारा यहाँ अगर हम बात करते हैं तो विहाड़ी में मौजूद है, फैसलाबाद है, मुजफ्फरगढ़ है, लिया है, हाफजाबाद है, मंडी बहाउद्दीन है, उकाड़ा है, यहाँ पे ये मौजूद हैं लेबॉर्ट्री, जहाँ से ये कार्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड लगा दें तो सूरत हो जाएगी, बेहतर कंट्रोल हो जाएगा जी। अगर उसका अगर ज़्यादा है तो फिर आपको मुख्तलिफ किस्म की जो इंसेक्टिसाइड है वो लिमिटेड एरिया पे स्प्रे करने होंगे। ये जब मरहला आएगा इन अटैक्स का तो उस वक्त इस पर मज़ीद हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे जी। नाज़रीन, हमने सूरजमुखी भी बात की, काश्त का मरहला है, आप आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें, आपका भी फ़ायदा होगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम सूरजमुखी पे बात करेंगे, जिसे हम अंग्रेज़ी में सनफ्लावर भी कहते हैं। इस वक्त ये सूरजमुखी की काश्त का मरहला है। पिछले अरसे में हमने देखा है कि बहुत सारे काश्तकार जो है इस फसल की तरफ रजू हुए हैं और इसे काश्त किया है, ये भी जानेंगे कि इसमें मुनाफा ज़्यादा है, आसान फसल है, क्या सूरत हाल है, और काश्त के जो सारे पहलू हैं कि काश्त करते हुए क्या एहतियातें करनी है, बीज कहाँ से लेना है, खाद कितनी इस्तेमाल होगी, पानी कितना इस्तेमाल होगा, खेत किस तरह तैयार करना है, और फिर इसकी बर्दाश्त और फिर मार्केटिंग, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान साहब। आप महकमा ज़राअत तौसी से मुंसलिक हैं, ऑफिसर हैं और काश्तकारी के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं चौधरी नासिर अली सिंगेड़ा साहब। आप काश्तकार हैं, सूरजमुखी भी काश्त करते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, पहले तो ये इस फसल की जो जुज़ियात है उसे बात करेंगे, लेकिन जब ये फसल लगी हो तो देखने में बड़ी खूबसूरत नज़र आती है और बड़ी अट्रैक्शन होती है, उसके फूल में बड़ी खूबसूरती है। बिल्कुल ऐसे है ना जी, बिल्कुल ऐसे फैसिनेट करते हैं। कुदरत का एक हुस्न है जो हमें फसल की सूरत में नज़र आता है, और ये जहाँ भी मौजूद होता है। और इसका करिश्मा ये है कि इसका जो फूल जब बनता है तो ये सूरज के साथ मूव करता है। इसकी क्या वजह है? इसी वजह से इसको सनफ्लावर कहा जाता है। साइंटिफिक रीज़न भी है इसका? साइंटिफिक रीज़न तो मतलब इसमें ये है कि चूँकि ये प्लांट्स अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स लाइट, इनको रोशनी चाहिए होती है, तो ये इसका एक ऐसा करैक्टर है जो बहुत कम हमें मिलता है नेचर के अंदर। लेकिन सूरजमुखी एक फसल की सूरत में हमें नज़र आती है जब भी खेत में, तो खूबसूरत नज़र आती है। और इसका जो है वो एक अट्रैक्शन, जनरली तो हम यही कह सकते हैं कि वो एक चूँकि लाइट से अट्रैक्ट है, तो वो उसकी आम तौर पे वो लाइट के साथ मूव, सूरज के साथ साथ मूव करता हुआ बड़ा ज़बरदस्त लगता है। लेकिन ये फूल हमने कभी किसी को तोहफे में देते हुए नहीं देखा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे क्या ही वजह है इसकी? हालांकि ये इतना बड़ा फूल है, एक तो इसकी वजह, एक तो बहुत बड़ा फूल है और इसकी खुशबू वो नहीं है, और तीसरी बड़ी वजह ये है कि आमतौर पे हम कह सकते हैं कि ये रेड कलर का नहीं है। अगर रेड का होता तो शायद पेश किया जाता। फिर इतना बड़ा रेड कलर का फूल जो है अगर मुयसर होता तो फिर इसकी बड़ी मांग होती। चौधरी साहब, आप कितने अरसे से सूरजमुखी काश्त कर रहे हैं? तकरीबन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से मैं काश्त कर रहा हूँ सूरजमुखी काश्त। सूरजमुखी जी। अच्छा, कैसे मज़ा आ रहा है सूरजमुखी? बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है। अच्छा
कितना एक मुनाफा हो जाता है एकड़ में से? ऐसे एकड़ में जनरल से जो है 1,75,000 का मुनाफा हो जाता है। तो आप इस फसल की तरफ आए क्यों? क्या सुनी सुनाई या पता लगा कि इसमें मुनाफा ज़्यादा है? नहीं, सुनी सुनाई आसान नहीं फसल है, क्या सर, हुआ? ये चीज़ है कि इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस पर खर्चा कम है। खर्चा भी कम है, कीड़ों शेड़ों का हमला भी ज़्यादा होता है या वो भी जी। कम है? सब्ज़ तेला, थ्रिप्स, ठीक ये है, दो चीज़ों का हमला ज़्यादा होता नुकसान है। नहीं होता जी और ये महफूज फसल है, पैसे जी, जेब में आ जी, जाते जी। हैं इसलिए। अच्छा चलें, ठीक है, इस पर मज़ीद आपसे बात आपकी जो है माहिराना राय जानना चाहेंगे हम, क्योंकि काश्तकार भी देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि जी इसकी काश्त के हवाले से क्या एहतियातें करनी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक तो ये इनका तजिया है, वैसे भी हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग सूरजमुखी की काश्त की तरफ रजू हुए हैं, इस तरफ आए हैं, इस फसल की तरफ। आपका तजिया क्या है कि महकमा ज़राअत भी लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि जी आप सूरजमुखी काश्त करें? जी, हमारी महकमा ज़राअत तौसीह या फार्मर जो इसकी तरफ आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ये एक अहम फसल है और इस फसल में यहाँ पे कुदरती जो खुर्दनी जो तेल है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक तो अज्जा पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, जिसमें विटामिन ए है, बी है, ई है और के है। दूसरी वजह यह है कि इसके अंदर 40 से 45% तक जो हमें ना ऑयल मिलता है, इसकी जो एक्सट्रैक्शन है, जो कि बाकी कैनोला हो गया या जो हमारी दूसरी क्रॉप्स हैं जिसमें कॉटन है, उसके मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है। तीसरा हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसकी तरफ इसकी काश्त करें। और अगली बात यह है बड़ी ज़रूरी कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो ऐसे हाइब्रिड सीड आ रहे हैं जिससे प्रोडक्शन हमें अच्छी मिल रही है और हमेशा फार्मर की ख्वाहिश होती है कि वो फसल काश्त करे जिससे उसको मुनाफा हो। और सनफ्लावर वो क्रॉप है जो इस वक्त फार्मर के लिए मुनाफा बख्श फसल के तौर पे मौजूद है। और महकमा ज़राअत तौसीह आज नहीं बल्कि 25-30 साल से अपने जो फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल होता है उसके अंदर हम अवेयरनेस देते हैं और इसका सेट एक पैटर्न बना हुआ है जो कि आजकल के दिनों में हमारा जो कि टाइम जो स्टार्ट होता है आमतौर पे साउथ पंजाब में वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरा जनवरी महीना ये डेट में चलता है। अच्छा, ये एक तो आप मोटिवेट करते हैं ना काश्तकारों को भी तेलदार अजनास की तरफ आएँ, ये भी एक तेलदार फसल हो गई, बाकी फसलें भी हैं, लेकिन सूरजमुखी की तरफ लोगों को लाने का कोई ख़ास मकसद है कि भी काश्तकार इस तरफ आएँ? जी बिल्कुल, आप इसकी एक तो वजह यह है कि जैसे हमारी बाकी जैसे राया है, तो राया का जो ऑयल है वो हम यूज़ नहीं कर सकते एज ए एडिबल ऑयल, क्योंकि उसके अंदर में रूसिक एसिड और दूसरे कुछ केमिकल्स मौजूद हैं जो कड़वाहट है। एक तो ये वजह है, बल्कि पहले तो करते थे, अब तो अगर वो कहीं आ भी जाए तो बच्चे उठा के एक तरफ रख देते। और दूसरा जो एक बड़ी अहम चीज़ है कि हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का कुछ 600 मिलियन रुपीस से ज़्यादा एक्सपोर्ट है जो हमें एडिबल ऑयल मंगवाने पे हमारा जो फ़ौरन जो है हमें फंड वो परचेज़ करना पड़ता है बाहर, इंपोर्ट जो बिल हमारा है 600 मिलियन से ज़्यादा है। एक तो ये वजह है। इस वजह से गवर्नमेंट ये कहती है कि इस ये ऑयल सीड है, ये तेलदार फसलात हैं, इसकी फ़रोग और इसके ऊपर नेशनल लेवल पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उसका बुनियादी मकसद ये है कि काश्तकारों में अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए इस क्रॉप के हवाले से। और तीसरी जो आपको मैं वजह बताना चाह रहा हूँ वो पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें से जो ऑयल है, जो परसेंटेज है वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमें अगर थोड़े एरिया भी काश्त करेंगे तो हमें इसकी जो परसेंटेज है, की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, इस वक्त तो हमें वैसे बड़ी सख्त ज़रूरत है एडिबल ऑयल का जो बिल है, इम्पोर्ट बिल, जैसे आप कह रहे हैं 600, अब किसी वक्त हमने सुना कि 1000 अरब तक पहुँच जाता है बिल, तो इतनी ह्यूज अमाउंट अगर हमें बाहर पे करनी पड़ती है। वैसे हमने जैसे ऑलिव को भी बड़ा फ़रोग दिया है, कोशिश की है, कुछ इलाकों में ऑलिव को फ़रोग दिया जा रहा है। हमारे यहाँ आप क्या समझते हैं कि ये सूरजमुखी का पोटेंशियल कितना है? हाँ जी, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। इसमें ये है कि सूरजमुखी उस वक्त काश्त होती है जब आप सेक्रीफाइस करते हैं वीट पर। ठीक है, आपने वीट काश्त नहीं की, उसकी जगह पे आप लाएंगे। अच्छा, तो आप कंप्रोमाइज करते हैं आप? कंप्रोमाइज अगर करना है वो, अगर आप लेट हो जाते हैं तो किसी ने गन्ना लगाया है, ठीक है, तो उसके बाद वो लेट उसकी हार्वेस्टिंग हुई है, तो फिर आप गन्नम पे कंप्रोमाइज करेंगे, बल्कि बेहतर भी ये है कि सूरजमुखी की तरफ इसकी तरफ आए, सूरजमुखी की तरफ। नंबर 2, इसी तरह खरीफ के अंदर जब आपने खरीफ की क्रॉप में नहीं लगाई, ठीक है, फिर आप अगस्त जुलाई का एंड और अगस्त के 15-20 दिन इसके अंदर आपने दोबारा सनफ्लावर को लगा सकते हैं, सूरजमुखी को। सूरजमुखी के दो टाइम है और दोनों जो टाइम है मेन फसलात रबी की या खरीफ की जब काश्त नहीं होंगी तो फिर ये रिप्लेस करेगी। तो इसलिए इसको डिसीजन लेते हुए फार्मर को सोचना पड़ता है। दूसरा, इसका जो सीड है
वो जो इस वक्त दस्तियाब है वो इतना है अच्छा, या हाइब्रिड इकसाम इतनी अच्छी दस्तियाब है कि हमें अच्छी प्रोडक्शन इस वक्त मिल रही है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये ऐसा भी है कि हम और कोई फसल ना लगाएं, साल की 2 फसलें बस सूरजमुखी की ले लें, ऐसे काश्तकार भी हैं? नहीं, ऐसा एक तो रिकमेंड नहीं कि हम कर सकते, रिकमेंड भी नहीं करते। उसकी वजह यह है कि सूरजमुखी बुनियादी तौर पे एग्जॉस्टिव क्रॉप है। अच्छा, क्योंकि ऑयल इससे हमने लेना है तो ज़मीन को इसने खोखला करना है। ठीक है, तो हम हमेशा डिपार्टमेंट रिकमेंड करता है कि आप क्रॉप्स ऐसी काश्त करें ठीक है, जो आपकी तब्दील करते रहें ज़मीन आपके की पास। इस्लाह जो है ना वो भी वो साथ 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 होती है। मेंटेन रहे, ताकि ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो एकदम डाउन ना हो जाए। और अगर हम काश्त भी कर लें एक फसल के बाद दूसरी, तो वो हम प्रोडक्शन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि दो हमारे टाइम है, एक भारिया सूरजमुखी है और एक है खिज़ां। फिजा तो जो भारिया है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और पंजाब में आमतौर पे भारिया ही हरिया लोग लगाई काश्त जाती करते हैं। है। ठीक है, तो सब ये बताएं कि आप किस मौसम में काश्त करते हैं? पिछले साल किस मौसम में काश्त की थी? पहले महीने में सर जनवरी में काश्त की थी। हाँ जी। तो इस दफ़ा भी जनवरी में करेंगे? नहीं, इस दफ़ा इस महीने में खास क्यों? करेंगे ਸਰ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ अच्छा ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗੀ। अच्छा, पिछली दफ़ा वाला तजर्बा ठीक नहीं रहा, मतलब ये होया ਪਿਛਲੀ ना? ਦਫਾ ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਸਤ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਾਣਾ ਉਹਦਾ ਬਰੀਕ ਸੀਗਾ। अच्छा, तो क्या तैयारी कब की हुई है, कब काश्त कर रहे हैं? खेत शेत बना लिए, खेलें शेलें निकाल लिए, ਖੇਲੇ क्या की? ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟਾਵੈਟਰ ਫੇਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ठीक है, ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਖੇਲ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ 1.5 फुट ਦੇ अच्छा। चौड़ाई है। बीज कहाँ से लिए आपने? बीज सिजंटा से। अच्छा, और कंपनियों का बीज लेते हैं? जी। अच्छा, ये आप सुने सुनाई इर्द गिर्द से पता लगा है कि जी ये फलां बीज लेना है, या कोई महकमा ज़राअत ने आपको बताया कि जी ये महकमा बीज ज़राअत भी इसमें हेल्प बताता है बताती कि है जी ये फलां बीज इस्तेमाल जी। करें? अच्छा, आपकी कोई रिकमेंडेशन है बीज लेने के हवाले से कि जी किधर से बीज लें, कैसा बीज हो, बीज की तैयारी जो है उसके हवाले से? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इससे पहले मैं जैसे चौधरी नासिर साहब एक बात कर रहे थे कि पिछले साल गर्मी पड़ी है और मैं दिसंबर, ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। उसकी वजह ये है कि पिछले साल 2 ऐसी सूरत हाल आई हैं जहाँ पे फार्मर को क्रॉप के हवाले से मुतासर हुई हैं। उसमें पहली था मार्च के महीने में हाई टेम्परेचर हुए, दूसरा था जो हमारा जुलाई और अगस्त के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बारिशें हुई हैं, गैर मामूली तौर पे ज़्यादा हुई हैं। तो इन 2 वजूहात की अगर इन्होंने, चूँकि ये फसल है 100 से 120 दिन की, अगर इन्होंने जनवरी में लगाएंगे तो इनका जो दाना है या फूल है, वो दाना जो बनेगा वो मार्च में बनेगा। ठीक है, अब ये चाह रहे हैं कि वो जो फूल है तो वो early बचाने आ के लिए वो अर्ली ले आए। ठीक है, अगर इस साल गर्मी पड़ती है तो वो स्केप कर जाए, वहाँ से वो निकल दाना जाए। बन चुका हो जी, और वो जो हीट वेव से दाना कमज़ोर रहेगा वो नहीं होगा। नहीं होगा। तो इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी है। और चूंकि मैंने आपको पहले बताया एग्जॉस्टिव क्रॉप है, तो इसके अंदर हमें नीचे फास्फोरस की खाद हम बहुत रिकमेंड करते हैं। जहाँ तक आपने बात की सीड के हवाले से, तो सीड में मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर, मुख्तलिफ कंपनीज मौजूद हैं, जैसे नासिर साहब ने कहा। इसी तरह गवर्नमेंट का जो हमारा महकमा ज़राअत तौसीक़ का रिसर्च का विंग है, अयूब रिसर्च, तो ऑयल सीड का वहाँ भी हमारा अलहदा इंस्टीट्यूट है। वहाँ से भी 2-3 वैराइटीज़ आई हैं जो कि फार्मर के लिए अच्छी वैराइटीज़ हैं और हाइब्रिड हैं। अच्छा। उसमें FH 331 है, इसके अलावा हाइसन 33 है, काफ़ी मशहूर रही है। इसके अलावा NK 278 है, और अंगूर जो है अंगोरा एक 4 वैरायटी आई है जो प्राइवेट सेक्टर में मौजूद है। तो इस तरह की काफ़ी वैराइटीज़ मौजूद है। और ये फार्मर हमेशा ये जो वैराइटीज़ हैं, चूँकि इसका सीड ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, 2 से 2.25 किलो चाहिए बिल्कुल फी एकड़ चाहिए। ठीक है, तो चूँकि ये सीड की मिकदार कम है और चूँकि मिकदार कम है और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली इसके अंदर सीड भी कंपटीशन अच्छा है मिलता है, companies में। कंपटीशन है। तो वो एक साल अगर नाकाम हुआ तो अगले साल उसका जो फार्मर उसको लाइक नहीं करेगा। अच्छा, वो क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी वाबस्ता है ना जी, उसकी इंडस्ट्री भी इसी से चल रही है, जी, उनको बिल्कुल चाहिए। जो सब ये बताएं कि आप ये खरीदते हैं जी बीज, तो ये आसानी से मिल जाता है या कोई भाग दौड़ करनी पड़ती है सूरजमुखी का बीज लेने में? सर कभी जो पहले ले लें तो फिर तो आसानी से मिल गया, अच्छा, थोड़े जो लेट हो जाए तो फिर मुश्किल होती है। मुश्किल भी हो जाता है। अच्छा, फिर क्या रेट क्या भी मिलता है? ज़्यादा हो जाता है। रेट क्या मिलता है वैसे? पिछले साल ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 5700 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 7000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 7000 ਰੁਪਏ पैसे ज़्यादा मिल गए। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। अच्छा, आजकल क्या रेट चल रहा है बीज? ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾਂਦੇ ਆ ਰਿਹਾ 10 ਰਹਿ 10 ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਇਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਫਾ ਰੇਟ ज़्यादा है। बड़ा रेट है। पता नहीं फिर वो सूरजमुखी जब आप बर्दाश्त करेंगे फसल आएगी उसका भी रेट ऐसे होता है या नहीं होता है, क्योंकि
खादें भी महंगी हो गई, पानी भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी होगी, बीज भी महंगा हो गया, आगे जो आउटपुट है उसका क्या बनता है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।